हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको डिटर्मिनर्स पढ़ाने जा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत से एग्जाम्स में आपको ये टॉपिक मिलता है। ठीक है, तो डिटर्मिनर्स ये जो टॉपिक है, सबसे पहले डायरेक्ट शुरू करते हैं। डिटर्मिनर का मतलब क्या होता है ना, ग्रामर में इसका क्या रोल है। तो सबसे पहले डिटर्मिनर वर्ड है, ये डिटर्मिन से बना है, निर्धारण करना। ठीक है, तो अब निर्धारण करना क्या निर्धारित करता है, तो इसकी डेफिनेशन से ये समझ में आता है कि अ डिटर्मिनर इज अ वर्ड दैट इज यूज बिफोर अ नाउन और डिटर्मिन्स द पोजीशन ऑफ अ नाउन। डिटर्मिनर एक वह शब्द है जो किसी संज्ञा से पहले प्रयोग होता है। ठीक, संज्ञा से पहले प्रयोग होता है और क्या निर्धारण करता है, संज्ञा की स्थिति, संज्ञा की स्थिति का निर्धारण करता है। Determiner determines the position of a noun, and this is the reason that this is called determiner. ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। इसके बारे में एक और फैक्ट याद रखना है, अ डिटर्मिनर इज अ मॉडिफाइंग वर्ड। मॉडिफाइंग वर्ड चूंकि ये देखिए एडजेक्टिव होता है, डिटर्मिनर इज एन एडजेक्टिव, तो ये मॉडिफाइंग वर्ड है। ये नाउन के को कुछ मीनिंग ऐड करता है। दैट डिटर्मिन्स द काइंड ऑफ रेफरेंस अ नाउन हैज इन द कॉन्टेक्स्ट। सेंटेंस में नाउन क्या किस तरीके का मीनिंग दे रहा है, उसका क्या रेफरेंस है कि वो डिटर्मिनर बताता है। तो ये डिटर्मिनर का यूज हुआ। आगे बढ़ते हैं। अ डिटर्मिनर इज ऑलवेज यूज बिफोर अ नाउन, ये मैंने बता ही दिया। अ डिटर्मिनर इज ऑलवेज यूज बिफोर अ नाउन, एक डिटर्मिनर हमेशा संज्ञा से पहले प्रयोग होता है और यह संज्ञा की स्थिति का निर्धारण कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक डिटर्मिनर आया है तो उसके बाद में कोई ना कोई नाउन जरूर आएगा। ऐसा नहीं होगा कि डिटर्मिनर आया और वाक्य खत्म हो गया। आइए समझ में, डिटर्मिनर के बाद में नाउन जरूर आएगा। ऑल द डिटर्मिनर्स आर एडजेक्टिव। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, उसमें एडजेक्टिव आता है, तो डिटर्मिनर्स एडजेक्टिव ही है। कई बुक्स में आपको ये टॉपिक एक साथ मिलेगा, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सारे डिटर्मिनर्स एडजेक्टिव्स होते हैं, लेकिन एक और फैक्ट है कि सारे एडजेक्टिव्स डिटर्मिनर्स नहीं होते। दीज आर यूज अट्रीब्यूटिवली। अब अट्रीब्यूटिवली क्या होता है, अट्रीब्यूटिवली होता है कि नाउन से पहले ही इनका प्रयोग होता है। अगर मान लीजिए ये नाउन है, तो नाउन से पहले डिटर्मिनर आएगा, नाउन के बाद में नहीं आता। और नाउन से पहले आना ही कहलाता है अट्रीब्यूटिव यूज ऑफ डिटर्मिनर। और यहां पर नाउन के बाद में आता है तो वो क्या कहलाता है, प्रेडिकेटिव यूज ऑफ डिटर्मिनर। याद रहेगा, नाउन से पहले आता है वो अट्रीब्यूटिव यूज होता है और डिटर्मिनर हमेशा अट्रीब्यूटिवली ही यूज होता है, ये याद रखना है। डिटर्मिनर्स कैन बी यूज बिफोर सिंगुलर और प्लूरल नाउन। इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है, सिंगुलर प्लूरल दोनों तरीके से के नाउन से पहले यूज होता है। और काउंटेबल और अनकाउंटेबल, काउंटेबल हो गया ऐसे नाउन जिनको हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल ऐसे नाउन जिनको हम गिन नहीं सकते। अब जैसे हवा हो गई, पानी हो गई, बहादुरी हो गई, इनको हम गिन थोड़ी सकते हैं, तो ये होते हैं अनकाउंटेबल। अब मान लीजिए पेन हो गया, कैमरा हो गया, स्टूडेंट हो गया, बुक्स हो गई, ये गिनने योग्य है, तो इनसे पहले भी ये यूज होता है। अब आगे बढ़ते हैं, ये कुछ बेसिक बातें बताई है। अब आता है कि हाउ टू आइडेंटिफाई डिटर्मिनर। अब ये जो सारे जो मैंने फैक्ट्स बताए, इससे हम पता लगा सकते हैं कि ये डिटर्मिनर है या नहीं है। अब ये कुछ एग्जांपल देखो। देयर वर मैनी फ्लावर्स इन द गार्डन। एक बार वाक्य पढ़ लो। देयर वर मैनी फ्लावर्स इन द गार्डन। ही इज अ पोइट, वह एक कवि है। इट रिक्वायर्स मच एनर्जी, इसमें बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दिस कैट इज वेरी फ्यूरियस, यह बिल्ली बहुत ही खतरनाक है। इट इज माई सीट। ये जो 5 वाक्य दे रखे हैं, इन पांचों वाक्यों में ये जो रेड कर रखा है, ठीक है, ये जो रेड हो रखा है, ये जो रेड हो रखा है, ये सारे क्या है, ये डिटर्मिनर है। अब कैसे पता चला, इनके बाद में देखो कोई ना कोई नाउन आया है ना। ये देखो नाउन, जिसके बाद में कैट नाउन, माई के बाद में सीट नाउन। जरूर नहीं है हर नाउन से पहले आए डिटर्मिनर, लेकिन डिटर्मिनर
आएगा नाउन से पहले ही, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मैनी, ए, मच, दिस, माई, ऑल दीज वर्ड्स आर डिटर्मिनर्स, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे एक तरीके से एक फॉर्मूला याद रखना, डिटर्मिनर प्लस नाउन। डिटर्मिनर हमेशा नाउन से पहले आता है, एक पहली बात, ठीक है। ये इसके बाद में कभी नहीं आता, नाउन के बाद में। नाउन की स्थिति को ये क्या करता है, डिटर्मिनर डिटरमिन करता है। डिटर्मिनर आया है, इसका मतलब नाउन आएगा ही, याद रहेगा। डिटर्मिनर वर्ड का मतलब क्या हुआ, क्योंकि ये नाउन की स्थिति को डिटरमिन करता है, निर्धारित करता है, तो इसलिए ये निर्धारक शब्द हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये बात मैंने यहां समझाई थी कि इस वाक्य में क्या है, मैनी, ए, मच, दिस, माई, ये डिटर्मिनर है जो किसको बता रहे हैं, फ्लावर्स, पोइट, एनर्जी, कैट, सीड की स्थिति निर्धारित करते हैं और इन शब्दों की को विशेषता प्रदान करते हैं। तो ये डिटर्मिनर हुए। अब ये कितने प्रकार के होते हैं अब देख लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर पे आते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर कितने तरीके के होते हैं, तो ये आपके सामने डिटर्मिनर की मैंने लिस्ट दे दी। इसको आराम से नोट कर लेना है, वीडियो को पॉज कर लेना, सारों को नोट कर लेना और उसके बाद में आगे बढ़ना है। यहाँ पे मैंने ये जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं, दीज आर नॉट कंप्लीट वन, ये सारे कंप्लीट नहीं है। इसके अलावा भी कुछ होते हैं जो मैंने आने वाले इस वीडियो में कवर किया है, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए सामने लिखा है। कौन कौन से होते हैं, आर्टिकल डिटर्मिनर, ठीक है, क्वांटिफायर डिटर्मिनर, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर, पॉजेसिव डिटर्मिनर, न्यूमेरल डिटर्मिनर, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर और एक और हो गया आपके इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर। सो दीज आर 7 टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर। ये सामने मैंने लिख दी, इनके कौन कौन से एग्जांपल है, सिर्फ एक बार समझने के लिए। इनको हम डिटेल में एक एक करके अब समझेंगे। तो सबसे पहले आर्टिकल डिटर्मिनर पे शुरू करते हैं। लेकिन देखिए, आर्टिकल डिटर्मिनर मैंने ले तो लिया, लेकिन इसको मैं आर्टिकल डिटर्मिनर कहूं या आर्टिकल अपने आप में एक सिंगल टॉपिक जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, तो वो एक ही चीज है। आर्टिकल या आर्टिकल डिटर्मिनर कहूं एक ही बात है। शॉर्ट में यहाँ पे मैं बता देता हूं कि डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल। दो तरीके के आर्टिकल होते हैं। मैंने एक बहुत ही अच्छा वीडियो इस पे बनाया है, सारा डिटेल जो इसकी है आर्टिकल्स पे, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल, जीरो आर्टिकल, सब मैंने उसमें वीडियो में डाला है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसके लिंक मिल जाएंगे, तो वहाँ ये टॉपिक वहाँ पे डिटेल में पढ़ लेना। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है, दे होता है। इनडेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है, ए और एन, ये नोट कर लीजिए। डेफिनेट होता है दी, इनडेफिनेट होता है ए और एन, ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल डेफिनेट होता है क्योंकि ये किसी भी डेफिनेट नाउन से पहले प्रयोग होता है, ठीक है। या नाउन को डेफिनेट कर देता है, द लग गया किसी भी नाउन से पहले तो वो नाउन डेफिनेट हो गया, ठीक है। ए और एन ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले प्रयोग होते हैं और इनडेफिनेट होते हैं। ए का यूज हमने ये पढ़ा था कि अगर जो नेक्स्ट नाउन आ रहा है उसका साउंड कॉन्सोनेंट साउंड होता है, जो भी वर्ड आ रहा है, मान लीजिए ये ब्लैंक दे रखा है और बुक दे दिया, अब हमें इसके इस साउंड पे देखना है, तो ये साउंड क्या है, ब। ब कौन सा साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो अ बुक, ठीक है। इसी तरह ब्लैंक दे रखा है आंट, ठीक है, साउंड क्या आया, आ का, तो एन आंट हो जाएगा। ये हो गया कि ए कॉन्सोनेंट साउंड से पहले और एन वावल साउंड से पहले प्रयोग होता है, ये इसका रूल है। बाकी रूल आप डिटेल में नीचे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ना है और अपने आप में सिंगल टॉपिक है जो कई एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। हो सकता है कई एग्जाम में डिटर्मिनर नहीं हो, लेकिन कई एग्जाम में आर्टिकल होता है, तो आर्टिकल को एक अलग टॉपिक करके आपको पढ़ना पड़ेगा। अब मैं बिना किसी डिवीजन के सम से शुरू करता हूं। सम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटर्मिनर है और
ज्यादातर अगर ये मान लीजिए कि किसी भी तरीके के डिटर्मिनर पे क्वेश्चन पूछा गया है तो सम में से पूछा जाता है। आर्टिकल तो अपने आप में हो ही गया। यहाँ पे एक और बात समझ लेना कि कई बार आपको डिटर्मिनर भरना है, ब्लैंक दे रखा है, तो वहां पर एक या एक से ज्यादा डिटर्मिनर का प्रयोग हो सकता है। तो इसलिए कई ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर ये आएगा, दो आ रहे हैं। दो भी आ सकते हैं, दो से ज्यादा भी डिटर्मिनर आ सकते हैं, लेकिन उसका वो अर्थ अलग अलग हो जाता है। डिटर्मिनर आया लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को, कंसेप्ट को क्लियर रखना। कई बार फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है, आपको डिटर्मिनर भरना है, तो डिटर्मिनर दो या दो से ज्यादा भी भरे जा सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, सम को लेते हैं। देखिए, सम का अर्थ क्या होता है? कुछ या थोड़ा। नोट कर लेना, सम का अर्थ क्या होता है? कुछ या थोड़ा। इट इज यूज्ड बिफोर काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन। एक ध्यान में रखना, जो मैं ये अंडरलाइन कर रहा हूँ, रेड कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। आप भी अपने नोट्स में इनको हाईलाइट कर लेना, हाइलाइटर का प्रयोग करो, जो इंपॉर्टेंट बात है उसको हाईलाइट करते चलो। सम का प्रयोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों से पहले होता है। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, वो ये है कि इट इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस ओनली। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्यों में, है ना? सकारात्मक वाक्यों में ही सम का प्रयोग होता है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन से पहले प्रयोग होता है और सिर्फ सकारात्मक वाक्यों में इसका प्रयोग होता है। इट इज यूज्ड इन सेंटेंसेस शोइंग रिक्वेस्ट। कई बार ऐसे भी वाक्य होते हैं जो रिक्वेस्ट शो करते हैं, वो वुड से बनते हैं। ऐसे वाक्य क्या होते हैं? वुड से अगर कोई वाक्य बना है, स्टार्ट हो रहा है, तो वो इंटेरोगेटिव हो गया। ठीक है, अब ये जो अभी जस्ट पहले रूल पढ़ा है कि अफर्मेटिव में इसका प्रयोग होता है, लेकिन रिक्वेस्ट शोइंग कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ना? वुड यू गिव मी सम वाटर, तो रिक्वेस्ट शो कर रहा है, वुड से स्टार्ट हो रहा है और इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव में भी सम का प्रयोग होगा, तो ये एक एक्सेप्शन है। ये जो रूल है, ये क्या हो गया? दिस इज एन एक्सेप्शन टू द अबव मेंशन्ड रूल। ठीक है, अब इसके एग्जांपल, आई हैव सम फ्रेंड्स इन दिस सिटी। मेरे इस शहर में कुछ दोस्त हैं, कुछ दोस्त है। ठीक है, दोस्त क्या हो गया? काउंटेबल हो गया ना, दोस्त काउंटेबल है। सम का अर्थ क्या हो गया? कुछ। और जब काउंटेबल होगा तो वो हमेशा क्या होगा? प्लूरल। ये और याद रखना है, अगर काउंटेबल आया है सम के बाद में नाउन, तो वो हमेशा क्या होगा? प्लूरल होगा, बहुवचन होता है। ठीक है, आगे, शी नीड्स सम टाइम फॉर सबमिशन। उसे सबमिशन के लिए कुछ समय चाहिए। अब सम आया है और ये क्या है? टाइम। ये टाइम है अनकाउंटेबल। ठीक है, अनकाउंटेबल जिसको गिना नहीं जा सकता, तो वो अनकाउंटेबल नाउन हो गया। उससे पहले सम, मुझे कुछ समय चाहिए। अभी हमने यहाँ पे देखिए, आप, हमने देखा था इसका अर्थ क्या होता है? कुछ या थोड़ा। ठीक है, तो कुछ या फिर मुझे, आई शी नीड्स सम टाइम, उससे थोड़ा समय चाहिए। कुछ या थोड़ा इसका अर्थ हो गया। वुड यू शेयर सम ब्लैंक पेजेस विद मी? क्या कुछ खाली पेज मेरे साथ में शेयर करोगे? अब ये वुड से शुरू हो रहा है, देखो, इंटेरोगेटिव है। ठीक है, और यहां पर ये क्या हो गया? रिक्वेस्ट को शो कर रहा है, तो ये क्या हो गया? सम का यहाँ पे यूज हो गया। अब आप, कई बार क्या होता है इस सेंटेंस है, इज देयर सम वाटर इन द ग्लास? देयर इज अ सेंस ऑफ रिक्वेस्ट, यू वांट टू नो समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे इज देयर सम वाटर। ठीक है, यहाँ पे कहिए मैं आपको एनी भी मिल जाएगा। तो दोनों कंडीशन में डिपेंड करता है कि व्हाट इज द मीनिंग दैट यू वांट टू कन्वे इन द गिवन सेंटेंस। सो इट डिपेंड्स ऑन द मीनिंग। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं एनी का रूल। ये सेकेंड डिटर्मिनर हो गया, इंपॉर्टेंट है। मैं उसी क्रम में इन डिटर्मिनर को ले रहा हूँ। डिटर्मिनर की लिस्ट में सबसे पहले ए एन डी आता है, फिर सम आ गया, फिर एनी आ गया। तो उनके इन in the proportion of their importance in the exams, I have taken up all these determinants. तो आर्टिकल हो गया, सम हो गया,
एनी, एनी का मतलब कोई या इसका अर्थ थोड़ा होता है। क्या अर्थ होता है इसका? कोई या थोड़ा, याद कर लेना। दूसरा रूल, यह काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों से पहले प्रयोग होता है। हर उस नाउन जो गिनने योग्य हो या गिनने योग्य नहीं हो, दोनों से पहले होता है, मतलब हर एक नाउन से पहले ये प्रयोग होगा। लेकिन सम से ये कहां पर डिफरेंस है? इसमें सम और एनी में सम प्रयोग होता था कहां पर? अफर्मेटिव वाक्यों में सिर्फ, सिर्फ सकारात्मक वाक्यों में सम का प्रयोग होता था। यहां पर क्या होगा? सम इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इन दोनों वाक्यों में प्रयोग होता है एनी का प्रयोग। एनी, एनी का प्रयोग इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों वाक्यों में होगा। सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। तो ये मैंने लिख दिया, इसका प्रयोग नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो एक बेसिक रूल हो गया, लेकिन इट इज ऑल्सो यूज्ड इन कंडीशनल सेंटेंसेस। एनी का स्पेशल यूज हो गया, दिस इज स्पेशल यूज ऑफ एनी। इफ वाले वाक्यों में एनी का प्रयोग होता है। इफ वाले वाक्यों में या जिन वाक्यों में हार्डली शब्द का प्रयोग हुआ है, तो वहां पर एनी का यूज होगा। इसको एग्जाम्पल से भी अभी समझ लेते हैं, है ना? तो एग्जाम्पल से देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। डू यू हैव एनी मेडिसिन इन योर बैग? क्या तुम्हारे बैग में कोई दवाई है? ये रहा कोई का अर्थ। ठीक है, तो इंटरोगेटिव हो गया, एनी का प्रयोग हो गया। शी डज नॉट नीड एनी ओपिनियन इन दिस कंटेक्स्ट। इस संदर्भ में उसको किसी सलाह या राय की जरूरत नहीं है। ठीक है, एनी का प्रयोग हो गया इंटरोगेटिव। और यहाँ पे ये मैंने गलत लगा दिया, जब नेगेटिव है ना तो फुल स्टॉप ही आएगा यहाँ पर। तो नेगेटिव वाक्य हो गया। ठीक है, तो नेगेटिव हो गया, ये ऊपर वाला क्या हो गया? इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव। ठीक है, माई फादर हार्डली कीप्स एनी रिकॉर्ड। हार्डली जिस वाक्य में आता है वहां पे एनी आएगा, याद रखना है। माई फादर हार्डली कीप्स एनी रिकॉर्ड ऑफ दिस टाइप। इस तरीके के रिकॉर्ड मुश्किल से ही मेरे पिताजी रखते हैं। तो हार्डली का प्रयोग होता है तो एनी का यूज होगा। दो बार बोल लेना इस रूल को, जिस वाक्य में हार्डली आता है वहां एनी का प्रयोग होगा। अगला वाक्य, इफ वाले वाक्यों में भी एनी आता है। इफ यू गेट एनी मेडिस गाइडेंस, अगर तुम्हें कोई गाइडेंस चाहिए, इफ यू गेट एनी, यहाँ मीट कर वांट, इफ यू वांट एनी गाइडेंस यू कैन मीट योर क्लास टीचर। ठीक है, अगर कोई गाइडेंस की, निर्देशन की जरूरत हो, यू कैन मीट योर क्लास टीचर। तो इफ वाले वाक्यों में एनी का प्रयोग। ठीक है, इफ वाले वाक्यों में एनी आता है, याद रहेगा। एनी का प्रयोग, यह इसका थोड़ा या कोई होता है। यह काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों से पहले प्रयोग होता है। यह नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों से पहले प्रयोग होता है। और उसके बाद में यह इफ और हार्डली वाले वाक्य में भी प्रयोग होता है। अब आते हैं इंपॉर्टेंस के हिसाब से, ये भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है पढ़ने। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। ठीक है, अब इनको अच्छे से पढ़ लेते हैं। ये एक साथ 6 वर्ड्स है और ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इनको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले बेसिक डिफरेंस, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, तीनों एक ही कैटेगरी में आते हैं, इसलिए इनको एक साथ हम पढ़ रहे हैं। लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल आर यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, जो गिने जाने योग्य नहीं हो। इनका प्रयोग न गिने जाने वाले संज्ञा से पूर्व होता है। अनकाउंटेबल नाउन से पहले ये प्रयोग होता है। अब अनकाउंटेबल नाउन, वाटर, पानी, क्या गिन सकते हैं इसे? नहीं गिन सकते। टाइम, समय, इसको भी नहीं गिन सकते। ब्रेवरी, बहादुरी, इसको भी नहीं गिन सकते। डिसिप्लिन, अनुशासन, ये भी गिनने योग्य नहीं है। ठीक है, मिल्क, है ना, तो दूध, ये भी गिने जाने योग्य नहीं है। तो इन तीनों का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन से पहले होता है।
तो ये अनकाउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल कुछ बता दिए। अगला देखते हैं। फिर ये जो तीन आते हैं, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, ये भी एक ही कैटेगरी में आते हैं। और वो कैटेगरी क्या है कि ये काउंटेबल नाउन से पहले प्रयोग होता है। दोनों में बेसिक डिफरेंस आ गया। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू से कैसे अलग है? लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल तो काउंटेबल अनकाउंटेबल से पहले प्रयोग होते हैं। फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू ये काउंटेबल से पहले प्रयोग होते हैं, जो गिने जाने योग्य हो, ऐसी संज्ञा जो इनको गिन सकते हैं। स्टूडेंट गिन सकते हैं, बुक किताब गिन सकते हैं, आवर है ना घंटा गिन सकते हैं, डे दिन गिन सकते हैं, कार वाहन है गिन सकते हैं। ऑल दीज आर काउंटेबल। इनसे पहले फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का प्रयोग हो सकता है। ये तो बेसिक मैंने डिफरेंस बताया है। अब इन एक एक वर्ड में क्या अंतर है उसको समझ लेते हैं। तो अब यहां से शुरू करते हैं लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल के रूल को। तो पहला रूल तो ये एक इम्पोर्टेंट रूल नोट कर लेना, की रूल है ये। कहीं पर भी मान लीजिए यहाँ पर बॉयज दे दिया, ठीक है, बॉयज क्या है काउंटेबल है, तो ये तीनों यहाँ पर तो प्रयोग होंगे ही नहीं। इन तीनों का प्रयोग यहाँ पर कभी भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये अनकाउंटेबल से पहले प्रयोग होता है। ये इसका की रूल है। अब हम देखते हैं कि सिर्फ लिटिल को। लिटिल, इसका बेसिक रूल क्या है? लिटिल का मतलब होता है न के बराबर। ये इक्विवेलेंट टू नो होता है। यह ना के बराबर है, किसी भी चीज में ना के बराबर। अब शून्य भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होना भी नहीं है, लेकिन होने के बराबर भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आप उसको थोड़ा मेजर कर सको, ठीक है। तो इट गिव्स नेगेटिव मीनिंग। तो जहां कहीं पे भी लिटिल का प्रयोग होता होगा तो वो नेगेटिव मीनिंग जरूर देता है। तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया कि नो के समान होता है और नकारात्मक अर्थ देता है। इसको अपने रजिस्टर में एज इट इज नोट कर लेना। लिटिल का अर्थ क्या होता है? नो। मैं कहता हूं आई हैव लिटिल नॉलेज, इसका मतलब आई हैव नो नॉलेज। आई बात समझ में? इस बात को एकदम अच्छे से नोट कर लेना। देयर इज लिटिल वाटर, देयर इज नो वाटर। आई बात समझ में? अब ये हो सकता है बहुत ही नाम मात्र का आप कह सकते हो कि वहां पर हो, लेकिन वो न के बराबर है, ये भी याद रखना है। अब इसको एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैव लिटिल नॉलेज ऑफ दिस सब्जेक्ट। अब जब सिर्फ लिटिल आ गया ना, तो इसका मतलब आई हैव नो नॉलेज। आई हैव नो नॉलेज, इसका मतलब ही कैन स्पीक ऑन इट। मुझे कहा जाता है कि मिस्टर उमाकांत यू हैव टू स्पीक ऑन दिस टॉपिक, और मैं कहता हूँ हाउ कैन आई स्पीक, आई हैव लिटिल नॉलेज ऑफ दिस सब्जेक्ट। इसका मतलब दैट्स व्हाई आई कांट स्पीक, मुझे इसका ज्ञान ही नहीं है। अगला वाक्य, शी शोज लिटिल सेंस इन हर स्पीच। वह अपने स्पीच में बहुत ही न के बराबर, देयर इज नो सेंस इन हर स्पीच। इसका मतलब शी मस्ट प्रिपेयर हर स्पीच। बिना प्रिपरेशन के वो आती है, स्पीच देती है, तो देयर इज लिटिल सेंस इन हर स्पीच। इसका मतलब देयर इज नो सेंस इन हर स्पीच। न के बराबर सेंस है, उसके स्पीच में सेंस नहीं होता है। देयर इज लिटिल मिल्क इन द बॉक्स, है ना, इस बॉक्स में दूध नहीं है। आई कांट मेक टी, तो चाय नहीं बना सकता। लिटिल का मतलब ही नो हो गया, देयर इज नो मिल्क, मिल्क है ही नहीं, तो चाय कैसे बनेगी? आई बात समझ में? लिटिल का मतलब नो होता है। आगे बढ़ते हैं। अ लिटिल, अ लिटिल का रूल क्या है? दिस इज इक्विवेलेंट टू सम। नोट कर लेना, अ लिटिल सम के बराबर होता है। सम में हमने एक रूल देखा था कि सम का प्रयोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों से पहले होता है। याद रखना बिल्कुल जो बातें मैं बोल रहा हूं, ईच एंड एवरी वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। सम का प्रयोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों से पहले होता है, लेकिन अब सम किसके बराबर है? अ लिटिल के बराबर। तो ऐसा नहीं है कि काउंटेबल से पहले अ लिटिल लग जाएगा। आई बात समझ में? क्योंकि रूल क्या था कि लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल सिर्फ अनकाउंटेबल से पहले लगता है, ठीक है। तो इट कैन रिप्लेस सम, सम को रिप्लेस कर सकता है कब?
इफ द सक्सीडिंग नेक्स्ट वर्ड जो है वर्ड इज एन अनकाउंटेबल नाउन, अगर मान लीजिए वर्ड दे रखा है और यहां पर दे रखा है वाटर, सम वाटर आ रखा है, ठीक है, तो सम वाटर की जगह अ लिटिल वाटर मैं कर सकता हूं, ठीक है, लेकिन यहां पे मान लीजिए सेंटेंस दिया हुआ है सम बॉयज, तो मैं यहां पर अ लिटिल नहीं कर सकता। सम अ लिटिल एक समान है, लेकिन रिप्लेस कब करेगा, जब अगला वर्ड वो अनकाउंटेबल हो, तभी अ लिटिल आएगा। तो यह सम के समान होता है और इसका अर्थ क्या होता है, थोड़ा। अ लिटिल, जैसे ही नोट्स बनाते हो अ लिटिल के सामने थोड़ा लिख दो और ब्रैकेट्स में सम लिख दो, अ लिटिल के सामने सम और थोड़ा ये लिख दो, इससे याद रहेगा। शी हैज अ लिटिल वाटर इन हर बॉटल। अब इस वाक्य को मैं बोलता हूं, शी हैज सम वाटर इन हर बॉटल। एक ही बात हुई, दोनों वाक्यों को मैंने ये वर्ड चेंज किया, अ लिटिल की जगह सम लगा दिया, लेकिन अर्थ नहीं बदला, क्योंकि दोनों का अर्थ क्या होता है, थोड़ा। उसकी बॉटल में थोड़ा पानी है। यू शो अ लिटिल इंटरेस्ट इन दिस एक्ट। आप इस एक्ट में बहुत ही थोड़ा, सम, ठीक है, इंटरेस्ट इन दिस एक्ट। आई बात समझ में? तो सम और अ लिटिल एक समान होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इसको। अगला है द लिटिल। द लिटिल होता है, इसका अर्थ क्या होता है, थोड़ा किंतु सारा। ऑल दैट यू हैव, ऑल दैट वन हैज। अब जितना भी है वो सारा, इसका अर्थ ही ये होता है, जितना वो सारा, ना हो वो सारा का सारा। जैसे शी ड्रैंक द लिटिल जूस लेफ्ट इन द ग्लास, मतलब गिलास में जितना भी जूस था वह पी गई। आई बात में, जितना भी वो सारा जूस, कम हो सकता है लेकिन जितना था वो सारा। ही शेयर्स द लिटिल नॉलेज ही हैज, वह जितना भी ज्ञान है वह सारा शेयर करता है, मतलब बांटता है। तो जितना भी वो सारा, ये इसका अर्थ हो गया। तो ऐसे वाक्यों में ध्यान रखना कि वाक्य के लगभग ऐसे दो हिस्से होते हैं, ही हैज या शी ड्रैंक द लिटिल जूस और लेफ्ट इन द ग्लास। तो वाक्य के ऐसे दो हिस्से भी दे रखे होते हैं, ये जैसे यहां पर है, शी ड्रैंक द लिटिल जूस लेफ्ट इन द ग्लास, और ही शेयर्स इन द लिटिल नॉलेज, और दूसरा है ही हैज। तो ऐसे वाक्य लगभग दो ऐसे टुकड़ों में बटा हुआ भी होता है, पहचान के लिए बता रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। अब इसका बेसिक रूल क्या है, जो की रूल इसका वो ये है, नोट कर लीजिए। इट इज यूज्ड बिफोर काउंटेबल नाउन, गिने जाने योग्य, काउंटेबल, गिने जाने योग्य संज्ञा, ऐसे नाउन जो गिने जा सकते हैं। पेन कहा, गिनी जा सकती है। वॉच कहा, गिनी जा सकती है। बुक कहा, गिनी जा सकती है। बाइक कहा, गिनी जा सकती है। इनसे पहले फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू तीनों यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज, अब इसमें क्या होगा, ये तो की रूल था तीनों का। अब इनको सिंगल सिंगल रूल और देख लेते हैं। अब देखिए फ्यू का अर्थ क्या होता है, दिस इज इक्विवेलेंट टू नो। जैसे हमने देखा था कि लिटिल भी नो के समान होता है और फ्यू भी नो के समान होता है, तो नो इन दोनों के बराबर हो गया। तो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, लिटिल तो अनकाउंटेबल से पहले लगेगा और फ्यू काउंटेबल से पहले, और नो है ये दोनों से पहले लगता है। तो यह नो के समान होता है। नोट कर लीजिए कि फ्यू है
वह नो के समान होता है और नकारात्मक अर्थ देता है। इस बात को अच्छे से नोट कर लीजिए। नो के समान होता है, फ्यू नो के समान होता है और नकारात्मक अर्थ देता है। अब जैसे मैं कहता हूं फ्यू विजिटर्स विजिट द म्यूजियम एवरी डे। फ्यू विजिटर्स अगर मैंने कहा तो इसका मतलब क्या हुआ? नो विजिटर, न के बराबर विजिटर्स प्रतिदिन इस म्यूजियम में आते हैं। अगर फ्यू कहा मतलब इसका नकारात्मक ही अर्थ हुआ। इसका मतलब कि म्यूजियम में प्रतिदिन विजिटर्स नहीं आते हैं। देयर आर फ्यू क्वेश्चंस ऑफ द स्टूडेंट्स आफ्टर योर लेक्चर। आपके लेक्चर के बाद में वो इतना अच्छा पढ़ाया, इतना अच्छा समझाया। देयर आर फ्यू क्वेश्चंस ऑफ द स्टूडेंट्स मतलब देयर आर नो क्वेश्चंस, कोई भी प्रश्न नहीं बचा है आपके लेक्चर के बाद में। ठीक है, तो फ्यू किसके समान हो गया? नो के समान होता है, न का अर्थ देता है और फ्यू के बाद में काउंटेबल नाउन आना चाहिए। ये दो रूल याद रखने हैं। अब आगे बढ़ते हैं। द फ्यू इंपॉर्टेंट है। इक्विवेलेंट टू सम, याद कर लीजिए। अ फ्यू, अ फ्यू किसके बराबर होता है? सम के बराबर। जोर से बोल लीजिए इसको, एक रूल को। अ फ्यू सम के बराबर होता है। लेकिन इट कैन रिप्लेस सम कब? इफ द सक्सीडिंग वर्ड इज काउंटेबल नाउन। अगर जो नेक्स्ट नाउन आ रहा है वो काउंटेबल है तभी सम की जगह अ फ्यू आएगा। अगर अनकाउंटेबल हुआ तो अ लिटिल आएगा। ठीक है, सम के समान होता है, इसका अर्थ थोड़ा या कुछ होता है। तो जहां पे आपने नोट्स में लिखते हो अ फ्यू लिखते हो तो इसके सामने क्या लिखना है? सम, और ब्रैकेट्स में हिंदी का मीनिंग और इसका लिख लीजिए, थोड़ा अथवा कुछ। तो सम के बराबर हो गया। ठीक है, और इसके बाद में हमेशा बहुवचन प्लूरल नाउन आता है। जब काउंटेबल है, कुछ होता है तो कुछ किताबें ही होगा ना, कुछ लड़के ही होगा, कुछ लड़कियां होगा, कुछ पेड़ होंगे, कुछ टेबल होगी, तो प्लूरल आएगा, ये याद रखना है। इसका एग्जांपल देखते हैं। अ फ्यू स्टूडेंट्स वांट टू जॉइन एनसीसी। अ फ्यू का मतलब कुछ, तो यहां पर आप सम लगा के वाक्य बोलो। सम के बाद में पूरा वाक्य, सम स्टूडेंट्स वांट टू जॉइन एनसीसी। और इसी को आप क्या कहोगे? अ फ्यू स्टूडेंट्स वांट टू जॉइन एनसीसी। ठीक है, देयर वर अ फ्यू जर्नलिस्ट्स इन द मीटिंग हॉल। तो देयर वर सम जर्नलिस्ट्स इन द मीटिंग हॉल। तो स्टूडेंट्स प्लूरल आया, जर्नलिस्ट प्लूरल आया, और कुछ या थोड़े, आप क्या कह सकते हो? कुछ या थोड़े जर्नलिस्ट मीटिंग हॉल में थे। प्लूरल भी आ गया और गिने जाने योग्य है। तो अ फ्यू किसके समान हुआ? सम के समान, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। द फ्यू, द फ्यू का मतलब क्या होता है? थोड़ा या कुछ किंतु सारे, थोड़े या कुछ किंतु सारे के सारे। जैसे द लिटिल था वैसे ये है, बस इसके बाद में क्या होगा? जहां पे द लिटिल में काउंटेबल अनकाउंटेबल आ रहा था, यहां पे इसके बाद में काउंटेबल नाउन आएगा। अब देखो, द फ्यू बॉयज हु वर इन द गार्डन लिव्ड एज पेइंग गेस्ट। थोड़े लड़के जो गार्डन में थे वो पेइंग गेस्ट के जैसे रह रहे थे। ठीक है, तो द फ्यू बॉयज थोड़े किंतु सारे बच्चे जो बगीचे में थे वो पेइंग गेस्ट की तरह रहते थे। शी गिफ्टेड द फ्यू बुक्स शी हैड। थोड़ी या कुछ किताबें जो उसके पास थी सारी गिफ्ट कर दी उसने। आई बात समझ में? थोड़ी या कुछ किताबें जो उसके पास थी सारी, कुछ किंतु सारी, थोड़ी किंतु सारी किताबें उसने क्या कर दी?
गिफ्ट कर दी। तो ये इसका अर्थ हो गया। तो द फ्यू सम के बराबर होता है, किंतु काउंटेबल आना चाहिए नाउन, तभी द फ्यू और सम रिप्लेस हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, ये 3 वर्ड एक साथ लेते हैं, तीनों 1 2 3 तीनों इंपॉर्टेंट है, मैनी, मैनी अ और मच। ठीक है, तो सबसे पहले मैनी को लेते हैं। मैनी का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कई। ये लगभग हम सब जानते हैं मैनी का यूज कहाँ कहाँ पे हो सकता है। इट इज यूज बिफोर प्लूरल नाउन। दूसरी महत्वपूर्ण बात, पहला मैनी के सामने लिख देना, मैनी लिखा हेडिंग में, उसके सामने लिखना है कई। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि यह प्लूरल नाउन से पहले प्रयोग होता है। अब मान लीजिए ब्लैंक दे रखा है और बॉय दे दिया, तो यहां पर मैनी तो किसी भी कंडीशन में नहीं आएगा। मैनी बॉय कभी नहीं होगा। आई बात समझ में? मैनी बॉय, मैनी टेबल, मैनी बुक कभी नहीं होगा। मैनी के बाद में प्लूरल आएगा, मैनी बॉयज, मैनी बुक्स, मैनी टेबल्स, मैनी पेन्स, मैनी पीपल। तो इसका अर्थ क्या होता है? कई। आगे बढ़ते हैं, मैनी बुक्स है ना, मैनी के बाद में प्लूरल नाउन आ गया, वर सोल्ड इन द एग्जीबिशन। प्रदर्शनी में, प्रदर्शनी में कई किताबें बेची गई। तो कई हो गया ना इसका अर्थ, और किताबें प्लूरल हो गया। दो ही रूल हमने पढ़े हैं। मैनी का अर्थ क्या होता है? कई, प्लूरल नाउन से पहले प्रयोग होता है। दो रूल है। आई हैव मैनी फ्रेंड्स हु वर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस। मैनी, कई, ठीक है, और दूसरा प्लूरल क्या हो गया? फ्रेंड्स। ये हो गया। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं, अगला है मैनी अ। इंपॉर्टेंट है, कई बार कंफ्यूजन कर देता है ये, क्योंकि जब मैनी अभी जस्ट पढ़ा है और मैनी आया है, तो हमें ये थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं हो कि ये दोनों ही प्लूरल होते हैं। ऐसा नहीं है, इसका अर्थ तो कई होता है, लेकिन ये सिंगुलर नाउन से पहले होता है। तो जैसे हमने देखा था कि मैनी हो गया, तो मैनी बॉयज किया हमने, लेकिन मैनी अ होता है, तो यहाँ पे सिर्फ बॉय ही आएगा, मैनी अ बॉय होगा, लेकिन दोनों का अर्थ क्या होगा? कई लड़के। अब आई बात समझ में? दोनों का अर्थ तो प्लूरल होता है, लेकिन मैनी के बाद में नाउन क्या आएगा? प्लूरल। लेकिन मैनी अ के बाद में नाउन सिंगुलर। इसका प्रयोग एक वचन संज्ञा से पहले होता है। क्या याद रखना है? मैनी अ का प्रयोग एक वचन सिंगुलर से पहले होगा। दूसरा महत्वपूर्ण रूल एक और है, जो एक अलग टॉपिक है, लेकिन वर्ब का सही प्रयोग, तो वहां पे देखते हैं। इसमें हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। मैनी अ बॉय अगर आया है ना, मैनी अ बॉय, तो यहां पर मान लो कि इज और आर दे रखा है, तो क्या यूज होगा? हमेशा इज ही यूज होगा। हमेशा यहां पर क्या होगा? इज का प्रयोग होगा। ये याद रखना है। मैनी अ बॉय इज सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, बस ये याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, मैनी अ आ गया, स्टूडेंट आ गया, नीड्स, ये नेक्स्ट रूल। मैनी अ का मतलब कई, स्टूडेंट्स विद्यार्थी, कई विद्यार्थी है। अब वर्ब तो आएगी सिंगुलर, योर गाइडेंस, कई विद्यार्थियों को तुम्हारी निर्देशन की आवश्यकता है, मार्गदर्शन की आवश्यकता है। मैनी अ अर्थ हो गया कई, क्वेश्चन ये हो गया सिंगुलर, और इज ये हो गया सिंगुलर वर्ब। आई बात समझ में? ये मैनी अ होता है, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ बहुवचन ही होगा, बहुवचन अर्थ ही होगा। ये याद रखना है, इसका अर्थ बहुवचन ही होता है। आगे बढ़ते हैं, मच। तीसरा इंपॉर्टेंट देखते हैं रूल, इट इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। नोट कर लीजिए, मच का अर्थ पहले तो ये एक नोट करो,
मच लिखना है आपको हेडिंग में सबसे पहले, लिख लिया। मच के बाद में अब लिख लो आप काफी। मच का अर्थ क्या होता है? काफी। और उसके बाद में सेकंड लाइन में रूल लिखो कि यह कहां प्रयोग होता है? एक वचन, ठीक है, और गिने जाने योग्य सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले प्रयोग होता है। और जब मच है ना, तो न गिने जाने योग्य करो इसको, ठीक है। आप इसको क्या कर लो? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। इसको आप यहां से हटा दीजिए। मच का यूज सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर ही होता है, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर देना। न गिने जाने योग्य संज्ञा से पहले होता है, और इसका अर्थ क्या होता है? काफी होता है। कई बार टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, तो आपको थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। मच आया, ठीक है। ये जो नाउन आया है, ये नाउन क्या है? ये नाउन क्या है? सिंगुलर है, ठीक है। और दूसरा अनकाउंटेबल है। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले ये आता है, और वर्ब आती है वो भी सिंगुलर आती है। चूंकि ये अभी का विषय नहीं है तो इसको चर्चा नहीं करेंगे। मच कहाँ यूज होता है? इसका अर्थ क्या होता है? काफी होता है, ठीक है। और दूसरा, यह सिंगुलर से पहले प्रयोग होता है। और दूसरा, अनकाउंटेबल, ठीक है, उससे पहले इसका प्रयोग होता है। तो ये हो गया आपका मच। आगे बढ़ते हैं। नो, इसको हम पहले वैसे पढ़ चुके हैं। नो का मतलब क्या होता है? नथिंग, न, न के बराबर, न हो गया इसका अर्थ, है ना। इट इज इक्विवेलेंट टू लिटिल और फ्यू। हमने लिटिल और फ्यू में क्या रूल देखा था? कि यह नो के इक्विवेलेंट होता है। तो नो के रूल में क्या होगा? कि ये लिटिल और फ्यू के इक्विवेलेंट होता है, समान होता है। इट इज यूज बिफोर अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों नाउन। अनकाउंटेबल और काउंटेबल, इन दोनों से पहले नो का प्रयोग हो सकता है। इसका अर्थ क्या होता है? न, ठीक है। आई हैव नो सेंस, मतलब मुझे सेंस है ही नहीं, ऑफ दिस सब्जेक्ट, इस विषय का मुझे ज्ञान नहीं है। इसका अर्थ क्या होगा? इस विषय का ज्ञान नहीं है। देयर वर नो स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो नो स्टूडेंट्स हो गया, काउंटेबल हो गया, और नो आ गया। देयर इज नो सीक्रेट इन आर डील, हमारी डील में कोई भी गुप्त बात नहीं है, कुछ भी सीक्रेट नहीं है, तो ये अनकाउंटेबल हो गया। तो नो का मतलब क्या हो गया? नथिंग। नो का मतलब नथिंग। और अब जहां पे देखिए, दो में हम देखते हैं, दोनों में नो लिखा हुआ है, और यहाँ पे आ गया, एक तो हमने देखा सेंस, है ना, और एक जगह आ गया बॉय। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा है कि देखना है कि ये जो था अनकाउंटेबल, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ सकता है? लिटिल। और ये है काउंटेबल, तो यहाँ आ सकता है फ्यू। ये दोनों में डिफरेंस है। फ्यू की जगह लिटिल और लिटिल की जगह फ्यू नहीं आ सकते, लेकिन दोनों की जगह नो जरूर आ सकता है, क्योंकि नो दोनों से पहले प्रयोग होता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल से पहले। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। अगला देखते हैं ऑल। वैसे ऑल में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं, ऑल का मतलब सभी, है ना, सारे। ऑल इज यूज बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। ऑल द स्टेट्स सपोर्टेड दिस बिल, तो ऑल के बाद में जो भी नाउन आएगा वो क्या होगा? प्लूरल होगा, और गिनने योग्य होगा तभी तो प्लूरल होगा ना। तो बस ऑल के लिए ये रूल है। आगे मोर और लेस, इन दोनों को देख लेते हैं। मोर का प्रयोग, मोर का मतलब क्या होता है पहले ये देख लीजिए। मोर का मतलब होता है किसी भी चीज की एडिशनल क्वांटिटी, अमाउंट या डिग्री, मोर होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट इज यूज विद बोथ काउंटेबल और अनकाउंटेबल, दोनों से पहले प्रयोग होता है, ये भी याद रखना है। किसी भी चीज को ज्यादा, मोर नॉलेज, मोर बुक्स, मोर वाटर, आई नीड मोर टाइम, आई नीड मोर बुक्स। तो समझ में आया ना, उस किसी की भी चीज की एडिशनल क्वांटिटी को बताना है, अमाउंट को बताना है, या डिग्री को बताना है, तो मोर का प्रयोग होता है। और मोर इज ऑल्सो यूज इन कंपेरेटिव डिग्री, तो ये तो अपने आप में एक रूल है
मोर का मतलब किसी से क्वालिटी में बेटर बताना होता है, दो के बीच में जब कोई कंपैरिजन होता है और दोनों में से किसी एक को बेहतर बताना है तो मोर का प्रयोग होता है। जैसे ही इज मोर इंटेलिजेंट देन हिज यंगर ब्रदर, वह अपने छोटे भाई से ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो वहां पे भी प्रयोग होता है। शी वॉन्ट्स मोर डिटेल ऑन दिस इश्यू, तो मोर के बाद में अनकाउंटेबल डिटेल आ गया। देयर वॉज रिक्वायरमेंट ऑफ मोर वॉलेंटियर्स, ये काउंटेबल हो गया। कुछ कुछ और, इसका मतलब क्या हो गया, कुछ और, थोड़ा और, एडिशनल कुछ करना है, जोड़ना है, तो मोर का प्रयोग होता है। शी वॉन्ट्स मोर डिटेल, मतलब आपको डिटेल तो मिली है लेकिन आई वॉन्ट सम मोर डिटेल ऑन दिस, उससे कुछ और डिटेल की जरूरत है। और मुझ देयर वॉज रिक्वायरमेंट ऑफ मोर वॉलेंटियर्स, वहां कुछ और ज्यादा कार्यकर्ताओं की आवश्यकता थी, तो एडिशनल क्वांटिटी हो गई ना, तो ये हुआ मोर। आगे देखते हैं लेस, इसका ऑपोजिट हो गया। पहली बात तो ये मोर समझ में आ गया, इसका ऑपोजिट कि वहां पे था एडिशनल, इसमें था रिड्यूस्ड क्वांटिटी, अमाउंट और डिग्री से पहले इसका प्रयोग होता है। किसी भी जो चीज है उससे कम की क्वांटिटी की बात हो रही है, अमाउंट की बात हो रही है, डिग्री की, तो इसमें लेस का प्रयोग होता है। और ये अनकाउंटेबल से पहले प्रयोग होता है। जैसे देयर इज लेस टाइम लेफ्ट फॉर यू, थोड़ा कम समय बचा है। There is less time left for you. Yeah, I have less knowledge about this subject. I have less knowledge. कम ज्ञान, जितना होना चाहिए उससे रिड्यूस्ड हो गया, कम क्वांटिटी, डिग्री या अमाउंट की बात हो रही है, तो वहां पे लेस का प्रयोग होता है ना। तो इसका लेस का अर्थ क्या हो गया, कम हो गया। और ये अनकाउंटेबल नाउन से पहले प्रयोग होता है। ये अगला देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है ना, वही है ये चीज, कुछ नया नहीं है। इट इंक्लूड्स, कौन क्या क्या इंक्लूड होता है, दिस, दैट, दीज और दोज, ये इसमें आते हैं। अ नाउन इज ऑलवेज यूज्ड आफ्टर देम, इनके दिस के बाद में याद रखना कि कोई ना कोई नाउन आना ही चाहिए, ये तो हम डिटर्मिनर की पहली शर्त है। डिटर्मिनर की पहली शर्त क्या है कि उसके बाद में कोई ना कोई नाउन आना चाहिए। तो दिस, मान लीजिए कि मैं कहता हूं दिस हाउस, दैट हाउस, दीज हाउसेज, दोज हाउसेज, तो कोई ना कोई नाउन तो जरूर आएगा। और इसमें ये शामिल होते हैं, सिर्फ चार ही है। इसके रूल को देख लेते हैं। दिस का मतलब यह, इसका अर्थ नोट कर लीजिए। दूसरा रूल, ये हमेशा सिंगुलर नाउन से पहले प्रयोग होता है, ठीक है। दिस के बाद में जो भी नाउन आएगा वह सिंगुलर एक वचन होगा, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, यह सिंगुलर नाउन से पहले इसका प्रयोग होता है। और दिस हमेशा प्रेजेंट को बताता है। यह जब कहा जाता है, दिस कहा जाता है, तो इसका मतलब बात प्रेजेंट की चल रही है। नेक्स्ट, ये क्लोजर कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, पास का या नजदीक, जो नाउन या कोई वस्तु नजदीक है, दिस, मैं कहता हूं दिस पेन, और ये दूर होता है तो दैट पेन। ये डिफरेंस आपको याद रखना है। तो दिस का मतलब यह होता है, पहली बात। दूसरा, आपने नोट कर लिया कि दिस के बाद में नाउन सिंगुलर आएगा, दूसरी बात हो गई। तीसरा, दिस जिस वाक्य में आता है वो प्रेजेंट को शो करेगा, ये हो गई तीसरी बात। और लास्ट बात कि दिस नजदीकी को बताता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। दैट, दैट का अर्थ होता है वह, पहली बात नोट कर लिया। दैट का मतलब वह, कोई चीज आपसे दूर है ना, तब आप यह नहीं कहोगे, आप क्या कहोगे, वह, जो आपसे दूर है। दूसरा, ये भी सिंगुलर से पहले, नाउन से पहले प्रयोग होता है। ये दूसरा रूल, पहला वह, दूसरा सिंगुलर नाउन। तीसरा, ये पास्ट को बताता है, ये तीसरी बात हो गई इसकी। और चौथी बात, ये दूर के नाउन के बारे में बताता है।
चौथी बात हो गई। आई बात समझ में? दैट बुक सिंगुलर आएगा। दैट बुक का मतलब वो आपसे दूर है, और दैट का कई बार पास्ट के सेंस में अगर चल रहा है तो दैट का यूज होगा। दैट बुक, जो आप पास्ट में जाते हो, और इसका अर्थ क्या होता है? वो। हाँ, अगला देखते हैं। दीज, दीज का मतलब ये। पहला इसका मीनिंग लिख लीजिए। दीज का मतलब ये। दीज के बाद में जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल नाउन होगा। ये इसका दूसरा रूल हो गया। दीज गर्ल्स, दीज स्टूडेंट्स, प्लूरल आएगा। तीसरा, दीज प्रेजेंट को बताता है, और दीज नजदीकी को बताता है। जो भी नाउन प्लूरल है जिसकी आप बात कर रहे हो, जैसे मैं कहता हूं दीज ग्लासेस, वो आपके नजदीक है, तो नजदीक हुई, प्लूरल हुई, और प्रेजेंट की है, तभी दीज का प्रयोग हुआ है। और इसका मतलब ये ग्लासेस काम की नहीं है, तो दीज आया, ये ग्लासेस, तो दीज हो गया। उसके बाद में ग्लासेस प्लूरल है तो दीज ग्लासेस, प्रेजेंट में है तो आर, और ऑफ नो यूज, किसी काम की नहीं है, ये हुआ दीज। नेक्स्ट है दोस्त का मतलब क्या होता है? वो, पहली बात। दूसरी, ये भी प्लूरल नाउन से पहले प्रयोग होता है, ये दूसरी बात हो गई। दोज पास्ट टेंस में होता है तब दोज का यूज होता है टेंस के हिसाब से, और दोज दूरी को बताता है, तो ये दूसरी बात, ये तीसरी बात, और ये चौथी बात। ये चार बातें याद रखनी है। दोज का मतलब वो, दोज प्लूरल नाउन से पहले प्रयोग होगा, दोज पास्ट को बताता है, दोज दूरी को बताता है। ये चार बातें आपको नोट करनी है, तो इससे ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। अब ये आपके सामने एग्जाम्पल है। दिस टीम, जिसके बाद में टीम है वो क्या है? सिंगुलर नाउन हो गया, ठीक है। विल विन वर्ल्ड कप दिस ईयर, ठीक है। दैट, ठीक है। अब दैट का क्या हुआ? दैट, चूंकि दैट क्या बताता है? पास्ट को और सिंगुलर, तो दैट वाज एन। अब यहाँ पे थोड़ा सा वाक्य को चेंज करना पड़ेगा। इस वाक्य को रिप्लेस करते हैं। दैट, यहाँ पे चलो इस बात में एक अच्छी बात और समझ में आए। दैट मैजिक वॉज अमेजिंग वन। अब ये चेंज क्यों किया है? एक लिखने में वाक्य गलत हुआ, लेकिन एक अच्छी बात समझ में आ जाएगी। दैट के बाद में नाउन आना जरूरी है, सबसे पहले डिटरमिनर की शर्त होती है। तो डिटरमिनर की शर्त यह है कि नाउन आना चाहिए। इस यहाँ पे नाउन नहीं आया था। आई बात समझ में? और नाउन नहीं आया तो अब ये दैट क्या है फिर? आई बात समझ में? प्रश्न उठा ना कि दैट के डिटरमिनर है, उसके बाद में नाउन आना चाहिए, और अगर नाउन नहीं आया तो दैट क्या हुआ? तो यहां पर दैट क्या हो गया? दैट हो गया एक प्रोनाउन। ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है। सेम यहीं पे वो चीज आ गई। दीज आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट, दीज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट, ऐसे अगर होता तब वो वाक्य सही होता है। यहां पर ये क्या है? प्रोनाउन है। तो आपसे पूछा जाए कि दिस दैट दीज दोज प्रोनाउन भी होते हैं, और दिस दैट दीज दोज एडजेक्टिव्स या डिटर्मिनर्स भी होते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो आप कैसे समझाओगे कि दिस दैट दीज दोज, इनके बाद में नाउन आता है तो वो तो होता है एडजेक्टिव, और दिस दैट दीज दोज के बाद में नाउन के अलावा कोई शब्द आता है तो वो क्या होंगे? वो होंगे प्रोनाउन। ये बेसिक रूल आपको याद रखना है। अच्छा रूल था, वाक्य लिखा गलत लिखा गया था, लेकिन एक अच्छा रूल क्लियर हो गया। अब आगे आते हैं पॉजेसिव डिटर्मिनर। ये कम यूज होते हैं, तो हम इसको उसी कम इंपॉर्टेंस के साथ में इसको देख रहे हैं। कौन कौन से? हर वो वर्ड जो पोजेशन बताता है, तो इसके बाद में क्या होगा? सबसे पहले कि इसमें क्या क्या आते हैं? माई, आवर, योर,
हिज, हर, देयर और इट्स। ठीक है, ये आते हैं। ये सारे क्या बताते हैं? स्वामित्व। ठीक है, अधिकार बताते हैं। स्वामित्व या अधिकार बताते हैं ना, पोजेशन बताते हैं। और इनके बाद में हमेशा क्या आना चाहिए? संज्ञा आनी जरूरी है। ये बात यहाँ पे याद रखनी जरूरी है। इन शब्दों के बाद में संज्ञा नहीं आई तो वो डिटर्मिनर ही नहीं है या एडजेक्टिव ही नहीं है। ठीक है, ऋषभ हैज टेकन माई कार। माई के बाद में कार आया ना, तो ये डिटर्मिनर या एडजेक्टिव हो गया। मेरी कार, पोजेशन बता दिया। आगे वाक्य, शी हैज डेमोन्स्ट्रेटेड हर प्रोजेक्ट। अब हर के बाद में नाउन आया है, तो ये क्या हो गया? डिटर्मिनर हो गया। दे विल नॉट सपोर्ट देयर लीडर। देयर के बाद में लीडर आया है, तो ये डिटर्मिनर हो गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ? पॉजेसिव डिटर्मिनर हुआ। आसान है, एग्जाम्स में कम पूछे जाते हैं, बट फॉर द सेक ऑफ कीपिंग द नॉलेज ऑफ ऑल these टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर in your mind, you have to just go through it. In case you are asked about determiners or some details about determiners, तो वहां पे आपको सब बताना होगा कि आर्टिकल डिटर्मिन होता है, क्वांटिफायर होता है, न्यूमेरल होता है, पॉजेसिव होता है ना, और डेमोन्स्ट्रेटिव होता है। तो चलिए न्यूमेरल को देखते हैं। न्यूमेरल डिटर्मिनर क्या होता है? न्यूमेरल डिटर्मिनर दो तरीके के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट में वो आते हैं जो निश्चित किसी संख्या के बारे में बताता है। जैसे 1 आया है तो निश्चित संख्या हुई, 2 आया निश्चित संख्या हुई, 30 आया निश्चित संख्या हुई, 64 आया निश्चित संख्या हुई, या फर्स्ट सेकंड। अब इसमें कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर दोनों आ गए। डेफिनेट में कार्डिनल नंबर्स तो होते हैं 1 2 3 4, याद रखना। डेफिनेट न्यूमेरल्स में क्या आता है? दो तरीके से। एक तो होता है कार्डिनल नंबर्स, जिनको हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या होता है? कार्डिनल नंबर्स। और एक होता है ऑर्डिनल नंबर, उसमें क्या आता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये आते हैं। तो दोनों ही डेफिनेट होते हैं, इसलिए ये इसमें डेफिनेट न्यूमेरल में आता है। रूल को ज्यादा समझाने की जरूरत ही नहीं है कुछ। 1 आया है, बस ये ध्यान में रखना, 1 आया है तो इसके बाद में जो भी नाउन हो गया वो क्या होगा? सिंगुलर नाउन होता है। और 2 आया है तो हमेशा प्लूरल नाउन होगा, और इसके बाद में जो भी आएगा प्लूरल नाउन होगा। 1 एक को बता रहा है तो जो नाउन आएगा वो सिंगुलर होगा, और 2 या उसके बाद की कोई संख्या है तो वो क्या होगा? प्लूरल नाउन आएगा उसके बाद में। उसके बाद में न्यूमेरल में इनडेफिनिट में कौन से आते हैं? सम, मैनी, फ्यू, सेवरल, ये आता है। ये हम पहले से ही पढ़ चुके हैं क्वांटिफायर में, है ना। लेकिन थोड़ा सा एक डिफरेंस वहां पे क्या हो जाता है कि सम के बाद में ये न्यूमेरल में कब आएगा, ये भी तो समझना है ना। तो सम के बाद में अगर बॉयज आया है तो ये न्यूमेरल में भी आएगा, लेकिन सम के बाद में वाटर आया है तो ये न्यूमेरल में नहीं है, ये सिर्फ क्वांटिफायर में आएगा, क्वांटिटी को बता रहा है। ठीक है, मेजर, जिसको मेजर कर सकते हैं, अनकाउंटेबल को बता रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। अब इसको एग्जाम्पल में देखते हैं। 1 स्टूडेंट इज स्टिल वेटिंग फॉर हिज टर्न। तो 1 के बाद में मैंने बताया ना, सिंगुलर नाउन आएगा और वर्ब भी सिंगुलर आएगी, सिंगुलर वर्ब, ये तो अलग रूल हो गया। तो सिंगुलर नाउन, फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ दिस कोचिंग हैज गॉट फॉरेन स्कॉलरशिप, फर्स्ट और स्टूडेंट आ गया। तो आपको बस ये याद रखना है कि ये डिटर्मिनर होता है। और कौन सा डिटर्मिनर? न्यूमेरल डिटर्मिनर। न्यूमेरल में भी डेफिनेट डिटर्मिनर होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर में कौन कौन से आते हैं? द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर, ईच, एवरी, आइदर और नाइदर। अब टॉपिक खत्म होने पर ही है, जो अति जल्दी देखते हैं। आइदर और नाइदर को सबसे पहले देख लेते हैं, इन दोनों का अर्थ क्या होता है। इन चारों को देखते हैं, पहले आइदर और नाइदर को समझ लेते हैं। आइदर का मतलब क्या होता है? वन ऑफ द टू, दो में से कोई एक, है ना, दो में से कोई एक। और नाइदर का मतलब क्या होता है? नाइदर का मतलब होता है नन ऑफ द टू, दो में से कोई भी नहीं, में से कोई नहीं।
ये इसका अर्थ होता है। नन ऑफ द टू मतलब इन दोनों का सेंस दो के लिए ही होता है। जब दो के बीच की बात चलती है, आइदर का अर्थ होता है दो में से कोई एक, और नाइदर का अर्थ क्या होता है, दो में से कोई नहीं। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ईच और एवरी। ईच इज यूज फॉर टू और मोर देन टू। ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक के लिए प्रयोग होता है, लेकिन एवरी इज यूज फॉर ओनली मोर देन टू। सिर्फ दो से अधिक है तो ही एवरी आएगा। दो है तो ईच आ सकता है, या दो से अधिक है तो ईच आ सकता है, लेकिन दो से सिर्फ दो है तो एवरी नहीं आएगा। ये अंतर है। दो से अधिक होने पर ही एवरी आएगा। तो ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक के लिए होता है, और एवरी का प्रयोग दो से अधिक के लिए ही होता है। दो से ज्यादा होता है तो ही एवरी का प्रयोग होगा, वरना एवरी का प्रयोग दो के लिए कभी नहीं होता है। ये दोनों में डिफरेंस है। प्रत्येक इसका अर्थ हो गया। दूसरा, ईच और एवरी में एक और डिफरेंस है। ईच का प्रयोग जब कोई स्पेसिफिक नंबर दे रखा हो, ईच ऑफ द 20 स्टूडेंट्स, स्पेसिफिक नंबर दे दिया तो ईच आएगा, एवरी नहीं होगा। ईच इज यूज्ड व्हेन द स्पेसिफिक नंबर ऑफ द नाउन इज गिवन, एंड एवरी इज यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ द नाउन इज नॉट डेफिनेट। डेफिनेट नहीं होता है, लेकिन सारों को रिप्रेजेंट करता है, ये ध्यान रखना है। ईच में एक एक करके बात होती है। ईच स्टूडेंट रिसीव्ड सर्टिफिकेट्स फ्रॉम द चीफ गेस्ट। इसमें क्या हुआ कि सारे जितने भी विद्यार्थी थे, एक एक करके सभी को, एक एक करके सभी को, एवरी में सभी हो गया सिर्फ, ठीक है। और एवरी में डेफिनेट संख्या भी नहीं दे रखी होती है, ये भी ध्यान रखना है। एग्जाम्पल, आइदर स्टूडेंट कैन गो विद मी। दो में से कोई एक विद्यार्थी, ठीक है, मेरे साथ जा सकता है। नाइदर बुक विल बी हेल्पफुल टू मी। दो में से कोई भी किताब सहायक नहीं। आई बात समझ में? मेरे लिए दोनों में से कोई भी किताब सहायक नहीं है, तो नीदर बुक विल बी हेल्पफुल टू मी, मेरे लिए सहायक नहीं होगी। ईच सेंटेंस हैज सम मीनिंग। प्रत्येक, अब ये दो से अधिक के लिए पहली बार डेफिनेट होता है तभी ईच का प्रयोग होता है, और एक एक को अलग से सेपरेट रिप्रेजेंट करता है। एवरी स्टूडेंट हैज समथिंग टू स्पीक टू द टीचर। प्रत्येक हो गया, और सभी के सेंस में होता है। एवरी स्टूडेंट का मतलब सभी विद्यार्थी, ठीक है। हैज, उन सभी को कुछ ना कुछ अपने टीचर को बोलना है। ये हो गया ईच और एवरी। अंतिम पड़ाव पे है इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर, प्रश्नवाचक डिटर्मिनर। इसमें कौन से आते हैं, जैसे व्हाट, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच, विच। अब यहाँ पे क्या याद रखना है, एक डिफरेंस है कि इनके बाद में व्हाट आया है ना, तो इसके बाद में कोई ना कोई नाउन आना चाहिए, या विच आया है तो इनके बाद में नाउन आएगा ना, तभी ये डिटर्मिनर होता है, ठीक है। वरना डिटर्मिनर ये नहीं होगा। आई बात समझ में? जैसे व्हाट कलर डू यू प्रेफर फॉर योर कार, तो व्हाट के बाद में कलर आ गया ना, डिटर्मिनर हो गया। विच बुक अट्रैक्टेड यू टू, विच के बाद में बुक आया, डिटर्मिनर हो गया। आई बात समझ में? सारे इंटेरोगेटिव है, ये वर्ड्स क्या है, क्वेश्चनिंग वर्ड है, लेकिन इनके बाद में नाउन आ रहा है ना, तो ये डिटर्मिनर हो गया। हाउ मच वाटर, नाउन आ गया, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, डिटर्मिनर हो गया। इसका आंसर भी एक डिटर्मिनर होगा, ठीक है। पर यहाँ पे जैसे व्हाट कलर हो गया ना, तो इसका आंसर तो कलर को बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव तो है, डिटर्मिनर नहीं है। विच बुक, अब मैं कहता हूँ विच बुक अट्रैक्टेड यू, मैं कहता हूँ दिस बुक अट्रैक्टेड मी, तो यहाँ पे दिस बुक हो गया ना, तो ये आंसर भी एक डिटर्मिनर हो गया। हाउ मच वाटर, मैं कहता हूँ अ लिटिल वाटर, ठीक है। और मैं कहता हूँ लिटिल वाटर इज लेफ्ट इन द पॉन्ड, का मतलब
मैं कहता हूँ इसका वाक्य, हाउ मच वाटर इज लेफ्ट इन द पॉन्ड, तालाब में कितना पानी बचा है, और मैं कहता हूँ लिटिल वाटर इज लेफ्ट इन द पॉन्ड, न के बराबर पानी बचा है। अ लिटिल कहा, थोड़ा बचा है, और मैं कहता हूँ द लिटिल वाटर दैट वॉज इन द पॉन्ड हैज एवोपरेटेड, वह वाष्प बन के उड़ गया है। आई बात समझ में? तो इसका आंसर भी क्या होगा, कोई ना कोई डिटर्मिनर ही होता है। तो ये आपका आज का टॉपिक था डिटर्मिनर। मैंने कोशिश की है कि इसको एक तरीके से अच्छे से विद एग्जांपल आपको समझाया है। अगर फिर भी स्टिल इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी इन these determiners, so you can contact me anytime। बस ये बात ध्यान रखनी है कि जब आप इसके आंसर्स कर रहे हो तो इनके आंसर्स में क्या है कि एक से ज़्यादा डिटर्मिनर का प्रयोग हो सकता है। तो थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन कभी नहीं हो कि सर यहाँ पर ये आना चाहिए और आंसर ये दे रखा है। अब होता क्या है कि आंसर आप वाला भी सही होगा, लेकिन हो सकता है कि उसका अर्थ अलग-अलग है। कई बार डिटर्मिनर में हम जो अर्थ लेते हैं, उस अर्थ के हिसाब से हम डिटर्मिनर यूज़ कर लेते हैं। तो दोनों सही होते हैं। बेटर सिचुएशन इज़ दैट वेयर यू आर गिवन 4 ऑप्शंस, सारे आंसर्स लगा करके देख लो, अर्थ से समझ में आ जाएगा कि कौन-सा डिटर्मिनर आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। हम इसकी एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो से पहले इसको अच्छे से पढ़ लो, इसको इसके अच्छे से नोट्स बना लीजिए। जल्द ही हम एक्सरसाइज के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।